Hello बच्चों, how are you all? Hope you all are doing well. So today's topic is fundamental forces of nature or we can say independent forces of nature. नेचर में ऐसे कौन से फोर्सेस है जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे फोर्सेस पे डिपेंड नहीं होते हैं. हमारे पास ऐसे चार फंडामेंटल फोर्सेस है जो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं. जैसे फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो पहले हम इन चारों फोर्सेस को समझने से पहले फोर्स की बात समझते हैं. सो व्हाट इज फोर्स? हम लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं फोर्स क्या होता है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है. और हम ऐसा बोल सकते हैं फोर्सेस आर इंटरसेक्शन दैट कॉज चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी मोशन में जो चेंजेस होता है उसका जो कॉज होता है, उसका जो रीजन होता है, दैट इज फोर्स. ओके, सो in nature there are four fundamental forces that govern the behavior of matter and energy across the universe. फोर फंडामेंटल ऐसे फोर्सेस थे जो इस पूरे यूनिवर्स को क्या करते हैं? सेंट्रलाइज करते हैं. इस पूरे यूनिवर्स पे ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस जो है ये वर्क करते हैं. ओके, हम लोग अभी तक फोर्सेस के बारे में क्या जानते थे कि फोर्सेस हमारे पास टू टाइप से होते हैं, एक कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. देन हमारे पास कॉन्टेक्ट में हमारे एग्जांपल्स आ जाते थे, नॉन कॉन्टेक्ट में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते थे लाइक फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बट ये फोर्सेस आए कहाँ से है, जनरेट कहाँ से हुए हैं? तो फोर फंडामेंटल फोर्स जो है हमारे बेसिक फोर्स है, ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमको आना बिल्कुल जरूरी है. ठीक है, दिस फोर्सेस एक्ट्स एट डिफरेंट स्केल्स एंड स्ट्रेंथ बट टुगेदर दे शेप एवरीथिंग वी सी. ओके, सो our first force is gravitation force. Gravitation force हम सब जानते हैं. What is gravitation force? The universal force of attraction is known as gravitation force. ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट ये अप्लाई कहाँ होता है? ये अप्लाई कहाँ पर होता है? जहां ऑब्जेक्ट में मास हो. ठीक है, आगे समझते हैं कैसे. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट बट हैज इनफाइनाइट रेंज. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट है. किससे वीक है? अदर देन फोर फोर्सेस. कौन से फोर फोर्सेस हमारे पास? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ईएम फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो जो अदर देन थ्री फोर्सेस है उनसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स बाकी तीनों फोर्सेस से तो क्या है? वीक है, बट रेंज वाइज इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट रेंज है. ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ डिपेंड होता है, कहाँ लगता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से समझना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, अगर उनमें मास है दैट मीन्स कि उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है. हर दो ऑब्जेक्ट जो एक मास को लेके बैठे हैं या कोई मास है उनमें, वहां ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है. मेन प्रॉपर्टीज क्या है हमारी ग्रेविटेशन फोर्स की? इट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट दैट हैव मास. जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनमें मासेस है वहां सब में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है. It is responsible for the motion of planets, stars, galaxies and structures of universe. We all know that कि gravitation force हमारा universal force है, basic है हमारे universe का force का. अगर gravitation force नहीं होगा तो क्या होगा? कभी सोचा है? अगर gravitation force नहीं होता universe में तो क्या होता? बताओ. हम इस पीपीटी को खत्म करने के बाद में बताएंगे अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो क्या होता. ठीक है, इट इज द अट्रैक्टिव इन नेचर. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है हमारे पास में? अट्रैक्टिव नेचर का होता है. मतलब ये हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. कौन से ऑब्जेक्ट को? एक ऑब्जेक्ट इसमें ग्रेटर देन होता है, मास जिसका ज्यादा होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जिसमें मास लेस देन होता है. तो जो ग्रेटर देन मास वाला ऑब्जेक्ट है वो लेस देन मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स. नेक्स्ट, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स. बहुत हाईएस्ट रेंज तक ये फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है. इट इज वेरी वीक एज कंपेयर टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस. दूसरे फंडामेंटल फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहता है? हमारा वीकेस्ट फोर्स रहता है. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है हमें? The force of attraction between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. न्यूटन्स का लॉ जो है हमारा ग्रेविटी पे वो बोलता है दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास. सपोज एक ऑब्जेक्ट हमारा m1 मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का हमारे पास में m2 मास है.
अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है हमने सपोज कर लिया r डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का। तो अब यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स को हम रिप्रेजेंट वही कैपिटल एफ से ही कर रहे हैं। तो कैपिटल एफ फर्स्टली क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। एंड सेकेंड इज जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है इसके ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मास एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इनवर्सली क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम यहाँ हटाते हैं तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाता है दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G। तो नाउ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 क्या है यहाँ पर, मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। किस में होगा, ये केजी में होगा। जो हमारे पार्टिकल्स का जो मास है वो किस में होगा, केजी में होगा। ओके, आर क्या है हमारे पास में, जो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था वो, और जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया एंड देन जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट क्या हमारे पास, जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। ये यूनिवर्सल वैल्यू है जो हर जगह सेम होती है, यूनिवर्सल वैल्यू है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स से कहाँ लग रहा है हमारे पास, वही दो मासेस m1 m2 है, दोनों मासेस आपस में एक दूसरे को करने क्या चाहिए, अट्रैक्ट, क्योंकि ये ओनली एंड ओनली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अगर इनके हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फोर्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हमारे को तभी भी ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अट्रैक्शन इज ऑलवेज, बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा, पर हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट। कैसे अट्रैक्ट करेगा, जो ग्रेटर देन मास वाला ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल वाले जो मास वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग नॉर्मली एक बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल क्या होती है, वापस नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है, मैम सबको पता है, ये तो ग्रेविटी के कारण होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि बॉल ही नीचे आई, मतलब बॉल अर्थ के पास आ रही है, ऐसा क्यों? हम अगर जंप करते हैं तो वापस डाउन, क्यों? क्योंकि अर्थ हमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्स से क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास हमारे मास से बहुत ज्यादा है। हम भी अर्थ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, या वो बॉल जो है ना वो भी अर्थ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, बट बॉल का मास क्या है, कम है, अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स उसी जगह लगेगा। ठीक है, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है ना, इसीलिए हमें फील नहीं होता है। राइट नाउ अभी हमारे पर सब पर, हम लोग जो खड़े हैं या चल पा रहे हैं, तो हम पर सब पर क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। बट हमें ये फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक वीकेस्ट फोर्स है, ये हमें फील नहीं होता है, बहुत वीक है। ठीक है, ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास में, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वही बॉल को हमने फेंका, नीचे आ गए, जो भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ पुल कर वो सारे ऑब्जेक्ट आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, जितने भी सारे प्लैनेट्स है उनका सारा मोशन किस पे बेस्ड है, ग्रेविटी पे बेस्ड है। मून क्यों हमारी अर्थ के अराउंड मूव कर सकता है, बिकॉज ग्रेविटी। अच्छा, अर्थ क्यों मून के चारों तरफ नहीं घूम सकती, बताओ जरा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैम ओनली एंड ओनली मून ही हमारी अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है? क्यों? क्योंकि मून का मास हमारी अर्थ के मास से क्या है, कम है। जिसका मास कम होता है वो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मून हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि हमारी अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, और यही रीजन है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, क्योंकि सन का मास अगेन ग्रेटर देन होता है किससे, अर्थ के मास से। ओके, आई होप ग्रेविटेशन फोर्स आपका क्लियर हुआ है। फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए आपको 5 से 6 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, की पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबको पता है भाई यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकंड, वीकेस्ट फोर्स है, अदर जितने भी फोर्स है उससे क्या है, ये वीकेस्ट है। थर्ड, रेंज वाइज इनफाइनाइट है, रेंज सबसे ज्यादा है। फोर्थ, हमारे पास इसका फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे
हमारे पास g का जो वैल्यू है वो हमें सबको पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। ये यूनिट जरूर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, ये कहाँ अप्लाई होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स फैलिंग डाउन होते हैं उनमें, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स का मोशन है या प्लैनेट्स का जो मोशन है, वो सारा किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये 5 से 6 बातें अगर आप लोग ग्रेविटी के बारे में समझते हो तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा क्या होता है, कंप्लीट। नाउ सेकंड फोर्स, सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो वर्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज मैग्नेटिक, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की बात के लिए हम समझते हैं चार्जेस। यहाँ क्या होता है, चार्जेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो किस पर अप्लाई होगा, चार्जेस के लिए अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके लिए अप्लाई होगा, चार्जेस के लिए अप्लाई होगा। अब वो चार्ज कौन से होंगे, वही कोई भी दो चार्ज, ठीक है, चाहे वो Q1 हो, चाहे वो Q2 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो उसका नेचर दो टाइप से होता है, वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स है उनके सबके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैथमेटिकली force of attraction or repulsion acting between 2 points charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them, same as gravitational force। बस वहां पर ऑब्जेक्ट का मास था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो सेम F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly inversely proportional to distance square। ओके, सो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, inversely proportional to distance square। So F is equals to, अच्छा ये कैसे आ गया मैम, what is this, ये क्या हो गया, हाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एकदम से कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दैट। ओके, सो देखो जब हम F इस प्रोपोर्शनल का साइन हम ये हटा रहे हैं ना, जो हम साथ में लिख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का खुद का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और वी कैन से दैट कि K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जैसे G का वैल्यू था, G का वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का भी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमारे फिजिक्स में वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वैल्यू सारी हमें याद होनी चाहिए। ओके, नाउ यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट आता है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या है, 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ओके, ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि ईएम फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, वो दोनों नेचर का है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा, दो टाइप से चार्जेस हमारे पास में, फर्स्ट लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस मतलब दो चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। एंड जस्ट अपोजिट, जब वहां पर अगर दोनों ही हमारे पास में ऑपोजिट नेचर हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा फंडामेंटल का सेकंड फोर्स है, जो क्या है, किस पर डिपेंड है, ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके नाम में ही देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा,
एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ड, दूसरा न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर कुछ सुना है हमने ना, न्यूक्लियस आज से वर्ड से। देखो न्यूक्लियस कहाँ से आया है? एटम। एटम के अंदर हम सब जानते हैं भाई ये एटम है, एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखता है वो बाइंडिंग फोर्स होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? बाइंडिंग फोर्स होता है। किसको बाइंड करके रखता है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। किसके कंपैरिजन में? अदर जो तीनों फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इसकी रेंज बहुत शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि लग कहाँ रहा है? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है तो ऑब्वियसली इसकी रेंज क्या है? बहुत शॉर्ट। वही ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज थी वेरी हाई। तो यहाँ पर रेंज वाइज तो ये क्या है? वेरी शॉर्ट। बट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस बट एक्ट्स एट अ वेरी शॉर्ट रेंज। इट होल्ड्स टुगेदर क्वार्क्स इनसाइड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या लेके बैठता है ये? इट होल्ड्स टुगेदर क्वार्क्स इनसाइड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर के जो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, इन सब को बाइंड करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए क्योंकि ये बाइंड करके रखता है। ओके, इट ऑल्सो बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल, बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो देखो पूरे मैटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एटम। और एटम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसे सेट रहता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स? अब इसके नाम में ही है मैम वीक, तो दैट मीन्स ये वीक तो है, बट वीक भी सेकंड नंबर पर है क्योंकि सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन सा है जो हमें फील ही नहीं होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बाद में जस्ट सेकंड नंबर वीकेस्ट फोर्स कौन सा है हमारे पास? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ लगता है ये? देखो, द वीकेस्ट आफ्टर ग्रेविटी एंड एक्ट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं बीटा डीके। अब ये बीटा डीके कहाँ होता है? तो देखो, जब हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, रिएक्शंस हो रही है, तो कुछ न्यूट्रिनोस एमिट होते हैं एमिट, एनर्जी एमिट होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एमिट होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स एमिट होते हैं वहां जो डीके आता है, स्पेशली जो बीटा डीके आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट प्ले अ की रोल इन सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार्स लाइक द सन। ये मेन रोल प्ले करता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार्स। तो स्टार्स के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास में हमारे चारों फोर्सेस। ठीक है, अब हम इनको चारों को कंपैरेटिवली समझते हैं। क्या है इनके कंपैरिजन में? सबसे पहले हमने बात करी थी ग्रेविटेशन फोर्स की। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? हमने बोला था यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रेंज वाइज क्या है? वेरी हाई। रेंज बहुत ज्यादा है बट वीकेस्ट फोर्स है जो हमें फील भी नहीं होता है। तो इसको देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 1। रेंज इसकी इनफाइनाइट, क्योंकि अर्थ और हमारे बीच क्या डिस्टेंस है ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इसका रेंज क्या है? इनफाइनाइट। एक्ट किसके बीच में करता है? ये बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ मास। जहां जहां मास है वहां वहां ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। द वीकेस्ट फोर्स बट इट dominates on a cosmic scales holding planets, stars and galaxies together। देखो ये होल्ड किसको रखता है? जैसे कि होल्ड रखने के अंदर ये बात करता है कि हमारा प्लैनेट्स का जो मोशन हो रहा है, गैलेक्सी के अंदर जो सारी चीजें सिस्टमेटिक वाइज मूव हो पा रही है, तो उसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है हमारे पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻25। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज। ओके, सब एटॉमिक, एटॉमिक के पार्ट्स नहीं है क्योंकि न्यूट्रिनॉन्स एमिट होते हैं इसमें। क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स responsible for particles decay such as radioactive decay and play a vital role in nuclear fusion like powering the sun।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हमारा ईएम फोर्स है थर्ड नंबर पर, उसका रेंज क्या है? हम बोलते हैं पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसका 10 टू द पावर 36, रेंज इसका भी इनफाइनाइट है क्योंकि ये भी किसके बीच में लगता है? दो चार्जेस के बीच में, तो इसलिए इसकी भी रेंज बहुत हाई है। यहाँ पर भी रेंज हाई थी क्योंकि ये मासेस के बीच में लग रहा था, ये हमारा न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा है, और ये भी हमारा न्यूक्लियस में किसके बीच में? प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हुआ, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो देखो इनफाइनाइट रेंज है, चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में लग रहा है, एक्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली ऑल everyday phenomena including electricity, magnetism, light, and holding atoms and molecules together. Okay, now last is strong nuclear force. चारों fundamental forces में सबसे ज्यादा strongest force strong nuclear force क्या है? इसकी relative strength 10 to the power 38. ये सारी approximative, okay, fixed नहीं है, approximative. वेरी शॉर्ट सबएटॉमिक क्योंकि न्यूक्लियस में लग रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनको बाइंड करके रखने के काम आ रहा है, क्वार्क्स और न्यूक्लियॉन्स। ओके, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन नेचर, सबसे पहली लाइन, द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. It overcomes the electromagnetic repulsion between positively charged protons to bind quarks together into protons and neutrons and hold the atomic nucleus together. Atomic nucleus को together रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए जो बाइंडिंग करने का जो काम करता है वो कौन करेगा? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो देखो इनकी डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है. ठीक है, अगर हम बात करें हमारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ? अर्थ पे लग रहा है, कीप अस ऑन अर्थ, मेक्स ऑब्जेक्ट फेल डाउन, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पावर्स आर डिवाइसेस लाइट एंड होल्ड्स एटम टुगेदर, जो भी हमारी लाइट सिस्टम है उसको पावर देने के लिए, या हम बोल सकते हैं एटम्स को होल्ड करने के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पावर्स द सन एंड होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस. सेम. नेक्स्ट हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, हेल्प्स इन रेडियो एक्टिव डिके एंड स्टेलर प्रोसेस. तो ये जो चारों मेन फोर्सेस है हमारे पास में, ये चारों फोर्सेस हम बोलते हैं कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट फोर्सेस है. ठीक है, इंडिपेंडेंट फोर्सेस है, किसी और फोर्सेस पे डिपेंड नहीं, और पूरे यूनिवर्स को ये क्या कर रहे हैं? सेंट्रलाइज कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं. ओके, तो द फोर फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर ऑल गॉन इंटरसेक्शंस इन द यूनिवर्स. ये चारों फोर्स जो है ये एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे यूनिवर्स को सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब जो चल रहा है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रख रहे हैं. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स अपनी जगह वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपनी जगह वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपनी जगह और वीक न्यूक्लियर फोर्स अपनी ही जगह. ईच फोर्स प्ले अ यूनिक रोल, हर एक फोर्स का अपना अपना यूनिक रोल है. ठीक है, फ्रॉम द लार्जेस्ट गैलेक्सीज टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई स्मॉल पार्टिकल पे लग रहा है तो कोई लार्ज पार्टिकल्स को देख रहा है. ओके, टुगेदर दे क्रिएट द इनक्रेडिबल यूनिवर्स वी लिव इन. ओके, तो आई होप आपको चारों फोर्सेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे.